कि आपके विश्वविद्यालय पर कई बार आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं कि यहाँ पर पैसे देने पर डिग्री उपलब्ध हो जाती है या फिर मार्कशीटें उपलब्ध हो जाती हैं। उस समय कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? मैं आपसे पहले किया गया कि मेरा एक पंचवाक्य है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। ऐसा कार्य जिसमें हमको मोक्ष मिले और जनता का हित मिले। मुझे तो नहीं लगता है कि ये लाइन राजनीति से होकर जाती है। इंजीनियरिंग फील्ड में छात्र पढ़ के निकलते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकलते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके निकलते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता क्योंकि वो स्किल्ड नहीं हो पाते हैं। उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन वो स्किल्ड नहीं हो पाते हैं कि उनको उस विधा के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता है। वो पढ़ के या रट कर वो डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कैसे, ऐसे छात्रों के विषय में क्या सोचते हैं? तो हर एक बात सरकार पर डिपेंड होकर नहीं करी जा सकती, गवर्नमेंट करेगी। प्राइवेट व्यक्ति को, निजी व्यक्तियों को भी कोई काम करना चाहिए। और अब तो मैं जिस संगठन में काम करता हूँ वहाँ ये चर्चा है कि समस्याओं नहीं समाधान की बात करें। जी। और बहुत सी नकारात्मक बातें रहती हैं, इनने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, समस्याएं। अरे आप क्या कर सकते हैं उतना करिए, आप कहने की बजाय करके दिखाइए। तो सर, जैसे कि आपने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी की चर्चा की, तो उन्होंने जैसे हिंदू राष्ट्र की बात कही, तो क्या आपके अनुसार भी क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अजय तिवारी जी। इनसे आज हम जानेंगे उनके सफ़र के विषय में, साथ ही साथ उन विषयों पर भी जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की, एक प्राचार्य से लेकर के आज कुलाधिपति पद तक पहुँचे हैं। आज सागर क्षेत्र में ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सभी लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उनके सफ़र से कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे एक शुरुआत होती है और उस शुरुआत को कैसे एक मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपकी पथरिया विधानसभा के नेगवा ग्राम से हुई। नेगवा ग्राम पथरिया विधानसभा का है और एक छोटा सा ग्राम है, और आज आप एक कुलाधिपति हैं। तो शुरुआत क्या जानना चाहेंगे कि शिक्षा दीक्षा आपकी शुरुआत कैसे हुई आपकी? नेगवा में तो मैं एक पहली कक्षा तक पढ़ाई करी है हमने वहाँ पर, और बचपन वहीं बीता है। मेरे छोटे भाई और मेरी बहन ने वहीं जन्म लिया थे। मेरे पिताजी कृषि विभाग में कार्यरत थे और वो बाहर नौकरी करते थे मंडला में। तो मेरा जन्म तो एल्ड्रिन हॉस्पिटल जबलपुर में हुआ था जी। तो वहाँ बचपन में 1-2 साल रहे होंगे, और फिर उसके बाद नेगवा आ गए। फिर उसके बाद पिताश्री का ट्रांसफ़र यहाँ किशनपुरा एक गांव है वहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ कानीखेड़ी में हुआ। जी। तो प्रारंभिक शिक्षा कानीखेड़ी में हमने प्रारंभ करी, और छोटा सा स्कूल उस समय प्रारंभ ही हुआ था। और उस समय हमारे जो पहले जो गुरु थे भैयालाल साहू जी, यहीं शाहगढ़ के थे। तो इसमें सिर्फ विषय ये है कि जैसे मैं भैयालाल साहू का नाम ले रहा हूँ, और जब भी आपसे बात करते हुए याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अभी बचपन में हूँ। और कारण रहता है कि उनके गुरु का जो स्नेह उस समय था, वो जो चाहते थे अपने, मुझे लगता है कि उस समय ये लगता था कि वो संसार में मेरे अलावा किसी को नहीं चाहते होंगे जी। तो जब गुरु का ऐसा प्रेम रहता है कि वो अपने पुत्र से या किसी भी वस्तु से ज़्यादा उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई जी। तो अभिभूत हो जाता। उनको याद करके ही गला भर आता है कि वो उनका इतना स्नेह रहा जी। और गुरुओं का स्नेह प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में बोला। फिर इसके बाद मैंने चौथी तक यहाँ पढ़ाई करी। चौथी के बाद फिर मैं अपने नाना नानी के पास चला गया, कीरबना। जी। तो वहाँ पर भी हमारे जो एक साहब सिंह ठाकुर थे, वो प्रारंभिक हमारे शिक्षक थे। वहाँ पर बड़े मास्टर थे, आदरणीय विष्णु खरे जी थे और आदरणीय श्री पुरुषोत्तम खरे जी थे, पुरुषोत्तम श्रीवास्तव जी थे। तो पुरुषोत्तम श्रीवास्तव जी बहुत मेहनत करते थे बच्चों के साथ। उनका भी मैं प्रिय शिष्य बना। वो भी बहुत चाहते थे, परंतु चाहत का कोई चीज़ शब्दों से नहीं होती कि कोई शब्दों से या कोई वस्तुओं से रहे। उनके हृदय में जो प्रेम जो रहा होगा जी, वो उनकी आंखों से दिखाई पड़ता था। वो भी अभी दिखता है कि वो मेरे को ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं कोई शैतानी तो नहीं कर रहा, कहीं जा तो नहीं रहा। तो उनकी जो 2 आँखें जो थी वो पीछे मेरे को दिखती हैं कि वो मेरे को देख रही, ताक रही।
और सबसे अच्छी बात मेरी जीवन में ये रही कि मेरे को किसी स्कूल में किसी टीचर ने पनिशमेंट नहीं दिया, जी। कभी किसी ने मेरे को डांटा नहीं। माने जोर से। कैसे छात्र थे आप उस समय? मतलब मैं इतना अनुशासन प्रिय छात्र था कि जो भी वहाँ के रूल्स रेगुलेशन और गुरुओं द्वारा जो भी बात कही जाती थी, ये प्रयास करता था कि 100% उस पर खरा उतरूं। जी। उसके बाद वहाँ किरोना में पढ़ते समय में ग्रामीण प्रतिभान छात्रवृत्ति हमको मिली, जिसमें हमको उस समय 3 संभाग में 3 स्कूल थे, एक हटा में, एक सागर में, एक बीना में, जिसको मल्टीपर्पज़ स्कूल कहते हैं। अब वो बहुत बड़ा स्कूल था, ग्रामीण शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई नहीं थी और वैसा माहौल नहीं था पढ़ाई का। फिर बड़े स्कूल में जब जाने का समय मिला तो वो टर्निंग पॉइंट था। जी। और जीवन में जो मुझे खुशी का एहसास होता है, मैं बार बार देखता हूँ कि जीवन में मुझे खुशी कब हुई। जी। तो वहाँ पर एक बहुत मैं उनका आदर करता था, विष्णु खरे जी थे, वो दोपहर में मेरे घर आए, मेरे नाना जी को बताया कि इसने सूर्य सागर जिले में टॉप किया है 8वीं में। जी। तो नाना जी का, हमारे नाना बहुत भी उनका पवित्र जीवन था और बहुत मितव्ययिता से जीवन जिए थे। उनका प्रभाव मेरे जीवन भर में है। जी। उनकी शिक्षा दीक्षाएं बिल्कुल ऐसी रहती हैं कि वो नहीं है, वो 86 में ख़त्म हुए हैं, परंतु वो मेरे लिए ख़त्म नहीं हुए, शरीर से गए हैं, परंतु उनका एक एक वाक्य, एक एक चीज़ वो मुझको अभी भी प्रेरणा देता है। तो उन्होंने कहा दोपहर में कि जाओ स्नान करके आओ और लोटे में जल लेके आना, शंकर जी को जल चढ़ाना। और मुझे आज भी याद है कि जब स्नान करके मैं आ रहा था वहाँ किरवना की नदी से एक लोटा जल लेके, जी। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं जमीन के ऊपर चल रहा हूँ खुशी के मारे। जी। और कितनी जल्दी दोबारा सर के सामने पहुँच जाएं। और वो मैंने आज तक बात किसी से कही नहीं, आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी। वो जो खुशी थी कि मेरे जो कदम थे वो ज़मीन पर नहीं थे, उसमें 14 साल की उम्र में, और ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर चल रहा हूँ। ऐसा मुझको एहसास हो रहा था कि हवा में मैं जा रहा हूँ। खुशी, जी। अपार खुशी का जो अनुभव हुआ वो मुझको आज तक नहीं हुआ। वो माने एक आज अलग भी नहीं है। अनुभूति। मैंने कोई भी, हाँ, वो मैं कुछ भी बन जाऊं, कुछ भी श्रेष्ठतम पद में प्राप्त कर लूं, कोई भी स्थान प्राप्त कर दूं, वो मुझे नहीं लगता कि वो खुशी प्राप्त कर ली। और फिर जीवन में किसी चीज की खुशी हुई नहीं। जी। अब आपने जैसे कि आप प्राचार्य बने, शिक्षक बने, आपने सायगढ़ क्षेत्र में आपने एक शिक्षा की अलग पहचान बनाई, तो वो शुरुआत कैसे हुई? आप कैसे उस सफर के बारे में जानेंगे? मैं प्रिंसिपल, प्राचार्य, कुलाधिपति, मुझे पता नहीं कि मैं बना हूँ, मैं ये मानते ही नहीं कि मैं बना हूँ। आज भी कल भी मैं गया था, मंत्री जी को एसडी है, कुलाधिपति मेरी गाड़ी में नेम प्लेट है, मैं वो गाड़ी निकालता चलाता नहीं, बाहर निकालता हूँ, परंतु वो अपनी कुलाधिपति की प्लेट कभी नहीं निकालता जी। कि मैं कुलाधिपति हूँ। तो मैं कभी नहीं मानता कि मैं कुलाधिपति हूँ या इस पद पर हूँ। मैं एक सामान्य सा इंसान बने रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जब आप प्राचार्य बने थे, सायगढ़ क्षेत्र में आए थे, तो वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र हुआ करता था। सायगढ़ में काफ़ी कम डेवलपमेंट था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में। तो उस समय का कोई अनुभव आप बताएं, जो आपकी शुरुआत का दौर था। क्या था कि उस समय मेरे बड़े भाई इसमें आ गए थे शिक्षा विभाग में, तो हमारे पिताश्री का व्यवहार तो हम लोगों के प्रति मित्रवत रहा, परंतु जो भी मार्गदर्शन आगे बढ़ने के लिए रहा मेरे बड़े भाई का रहा, आदरणीय श्री अशोक तिवारी जी का। तो मैं तो इंजीनियरिंग फील्ड का व्यक्ति हूँ, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ फील्ड का, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में आना था, बहुत सारे काम किए मैंने, परंतु मेरे गुरु की प्रेरणा ऐसी 93 में हुई उस समय। और उसी समय एक घटना है कि उसी समय स्वामी विवेकानंद जी का 100वां वर्ष था जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। जी। तो बड़ी उसकी चर्चा हो रही थी और उसको समारोह को मनाया जा रहा था। उसी समय मैंने गुरु दीक्षा ग्रहण की 93 में, और उसी समय उनकी प्रेरणा से मैं हरिद्वार गया। तो उनके कक्ष में स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो लगी रहती है और वो कहते हैं कि उनकी शिक्षाओं को लेके उनका अलग मानना रहता है कि उनका मैंने जन्म लिया, मतलब उनकी शिक्षाओं को लेके आगे चल रहा। और मैं स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारे उनको पढ़ रहा था उस समय, अध्ययन में बहुत करता हूँ अभी भी, उस समय भी मेरी प्रथम रुचि का विषय है एकांत करना और अध्ययन करना। जी। तो मैं अध्ययन कर रहा था तो बड़ा प्रभाव था, वहाँ देखा तो उनको मैंने प्रणाम किया और उनकी समाधि में प्रखर प्रज्ञा के नाम से समाधि है, वो सोसाइटी का नाम रखे और स्वामी विवेकानंद का नाम रखे। और उसी समय स्वामी विवेकानंद का एक वो है पंचवाक्य है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, कि आप जीवन में ऐसा काम करें जिसमें आपको तो मोक्ष मिले ही और लोगों का भला हो।
वो था शिक्षा देना लोगों को स्किल्ड बनाना, जी लोगों की खुशियाँ स्थायी रहें लोगों के लिए। आप जी कोई भी वस्तु दे दें, कुछ भी दे दें, तो वो कुछ समय के लिए हो सकती है, खुशी कुछ समय के लिए हो सकती है, परंतु उसको ज्ञान, नॉलेज, जिसमें उसकी खुशियाँ स्थायी रह सकती हैं और कई खुशियाँ वो प्राप्त कर सकता है उस चीज़ से। जी वो ऐसी विद्याएँ उसको दे दी जाएँ व्यक्ति के लिए, जी वो दक्षताएँ उसके अंदर विकसित कर दी जाएँ उसको, तो वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जीवन में जो आने वाली बाधाएँ हैं उनसे आगे निकल सकता है और वो दीप से दीप जलता जाता है। एक दीप से कई दीप जल सकते हैं। एक आपने अच्छा शिक्षक बना दिया, कोई अच्छी चीज़ दक्षता उसको दे दी, कोई अच्छा ज्ञान दे दिया, तो वो दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि इस अच्छाइयों की जो सुगंध रहती है वो हवा की विपरीत दिशा में भी बहती रहती है। तो जैसे तो कि आपने स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो वो शुरुआत कैसे हुई आपकी? वो ऐसा हुआ कि मेरा काम करने का जुनून है, मैं प्रतिदिन काम करता हूँ। जी मैंने कुछ अपने स्वनिर्मित अपने संकल्प ले लिए। जैसे मैंने एक संकल्प ले लिया कि मैं भोजन करूंगा तो उसका मूल्य मैं चुकाऊंगा, मुफ्त का भोजन नहीं करूंगा। वो मेरे अपने लिए संकल्प है कि अगर मैंने भोजन किया है तो काम करना है, जी क्योंकि भोजन मुफ्त में पैदा नहीं होता है। तो काम किया, भोजन किया तो क्या काम किए। जी तो ऐसा मैं 365 दिन काम करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में कभी आती है कि छुट्टी का दिन है या रविवार है, अवकाश करूँ। जितना भी काम करूंगा बिना काम के नींद नहीं आती है। तो बिना कार्य के नींद नहीं आती है। तो जब मैंने वो विद्यालयों की शुरुआत करी तो उस समय क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था। उस समय रोड नहीं बने थे, बरसात में कीचड़ हो जाता था। 4 माह ग्रामीण क्षेत्रों का कनेक्शन शहरों से कट हो जाता था, कुछ वो नहीं थी व्यवस्थाएं। तो मैंने रूरल एरिया में काम किया, ग्रामीण क्षेत्रों में। मुझे जी लगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन का भी उद्धार होना चाहिए, महिलाओं का उद्धार होना चाहिए। मेरे गुरु भी महिला शक्ति, पैसा शक्तिकरण पर काम कर रहे थे उस समय। उन्होंने कहा था नारी शक्ति को जागृत होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में अगर जीवन रूपी गाड़ी है तो उसके दोनों पहिए ठीक होना चाहिए, तब जी जीवन की गाड़ी चलेगी। तो महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, ऐसा उनका रुझान था। और उस समय क्या था कि जो बच्चियां थीं ग्रामीण क्षेत्र की, 8वीं के बाद उनके लिए शहरों में पढ़ने के लिए उनके माँ बाप नहीं भेजा करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि उनका एक जीवन है वो रूरल एरिया में फंस जाएगा, उनकी शादी भी ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगी। जी तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनके लिए कुछ काम होना चाहिए। उसी समय उसके बाद जब अटल बिहारी जी की सरकार आती है, केंद्र की स्कीमें बनती हैं कि गांव-गांव तक प्रधानमंत्री रोड जाया जाए, सर्व शिक्षा अभियान लागू किया जाए। उसके पहले ही से मैं 7-8 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा था। जी तो मैंने यहाँ पर अपने शाहगढ़ क्षेत्र में भी है, दमोह क्षेत्र में, बटियागढ़ क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में ऐसे मैंने छोटे-छोटे सी संस्थाएँ शुरू करी। जाके पैदल गाँव में जाके, कीचड़ में जाके अपना पैंट कंधे पर टांग कर मैं ऐसा जाता था। आप उसको याद कर रहे तो ठीक है, मैं उन कठिनाइयों को, मेहनत को याद नहीं करना चाहता हूँ। वो अवसर थे काम करने के, कि वो अवसर मिल रहे थे। तो वो क्षेत्रों में मैंने काम किया, गढ़ाकोटा, चिनौगा। ऐसे मैंने उस समय छोटी-छोटी सी शालाएँ खोली, एक शाला को कनेक्ट करके 30-40 शालाएँ खोल ली थी। जी और वो गाँव में ही एक कमेटी बनाता था, गाँव के लोग भी व्यवस्था करते थे। सिर्फ ₹5 पर छात्र का मेरा जो एक इंस्पेक्टर हुआ करता था और जो जाता था उसमें अपना व्यवसाय चलाते थे। मैंने अपने नाना से सीखा था मितव्ययिता, कि भाई आप मितव्ययिता और संतोष, कि आप कम से कम पैसा खर्च करें और जो है उसमें संतोष प्राप्ति करें, जी और जो भी प्राप्त हो रहा वो उसी में लगा दें। तो उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि शिक्षा से जो हमको प्राप्त होगा धन, वो मैं शिक्षा में लगा दूंगा, अपने ऊपर कोई खर्च नहीं करूंगा एक पैसा भी। तो वो अच्छे, जो भी व्यक्ति जीवन में अच्छे और सात्विक संकल्प लेता है, समाज हितैषी संकल्प लेता है, तो उसकी उन्नति होना सुनिश्चित रहती है। तो जैसे कि एसबीएन जो विश्वविद्यालय है वो पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज के रूप में था, तो वो कैसे स्थापित हुआ? हाँ, आप उन संस्थाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी संस्थाएं मैंने छोटी-छोटी सी शुरू की, कोई ऐसा नहीं था कि स्थायी कोई संपत्ति हो, बिल्डिंग हो, किराए की बिल्डिंग हो, वैसी शुरू करी। एक शाला यहाँ शुरू करी मैंने। जी फिर ये शाला करने के बाद मैं यहाँ पर 2003 में 10 सालों बाद एक बीएड कॉलेज खोला ग्रामीण क्षेत्रों में। जी फिर मेरे को लगा कि नहीं, कुछ काम शहरों में होना चाहिए। मैंने देखा कि सागर शहर के बच्चे पढ़ने के लिए भोपाल, इंदौर इंजीनियरिंग करने के लिए जाते थे, तो बाहर जा रहे थे। तो जब वो बाहर गए तो इच्छा हुई कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो, जिसमें माँ बाप का पैसा बचे, बच्चों का जो आकर्षण शहरों का वो कम हो। तो वहाँ पर मैंने उस समय भी सागर संभाग में
मैंने पहला बीएड कॉलेज यहाँ खोला था, मरमू में काम कर रहा था। परंतु इंजीनियरिंग कॉलेज भी उस समय कई शुरू हुए, परंतु वो भी पहले थे, उसी वर्ष शुरू हो रहे थे सागर में इंजीनियरिंग कॉलेज, जी 2008 में। तो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुए, उसी समय क्या होगा कि सागर जो यूनिवर्सिटी थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। जी तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण लोकल के बच्चों को वहाँ एडमिशन प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर विश्वविद्यालय है, वो तो अब बाहर से टेस्ट होगा, देश भर के बच्चे आएंगे, फिर से स्थानीय बच्चों को उसमें पढ़ाई का अवसर नहीं मिलेगा, अध्यापन का अवसर नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसा संकल्प आया कि इसमें विश्वविद्यालय खोला जाए। तो फिर उसको एक्सपेंशन करके विश्वविद्यालय, वो भी सागर संभाग का पहला विश्वविद्यालय था। जी अब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम किया, उस समय सरकारों ने इतना सारा फंड दिया, इससे सारी शिक्षा के नाम पर कर लगाए गए, तो अब पैसे की कमी नहीं है, अब वो सरकार ही करने लगी काम। जी तो पहले कोई अच्छा व्यक्ति समाज में शुरू करता है, फिर उसको सरकार भी उस काम को आगे बढ़ाती है, तो सरकार उसको करने लगी काम। तो हर एक बात सरकार पर डिपेंड होकर नहीं करी जा सकती, गवर्नमेंट करेगी। प्राइवेट व्यक्ति को, निजी व्यक्तियों को भी कोई काम करना चाहिए। और अब तो मैं जिस संगठन में काम करता हूँ वहाँ ये चर्चा है कि समस्याओं नहीं समाधान की बात करें। जी और बहुत सी नकारात्मक बातें रहती हैं, इनने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, समस्याएं। अरे आप क्या कर सकते हैं उतना करिए, आप कहने की बजाय करके दिखाइए। तो यही मैंने सीखा है कि कहें ना, कुछ करके दिखा दें। अब वो करके दिखाया तो लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक है, ये बड़ा काम हो गया, परंतु अब मैं इससे अपने आप को कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं मानता हूँ, और उसको कोई मुझे बहुत ज़्यादा उससे प्राउड भी नहीं है, गर्व भी नहीं है, मान भी नहीं है। इस सफर में आपके भाई जो रहे अनिल तिवारी जी, उनका भी क्या योगदान रहा, क्योंकि हम उनका भी काफी हम लोग चेहरा 3 भाई हैं, जी बड़े भाई हैं। बड़े भाई का मार्गदर्शन रहा, मैंने उसमें दिमाग, युक्ति लगाई, बुद्धि लगाई, उसको काम अनिल ने किए सब। तो जो भी काम करने का काम रहता था, जो डन शब्द आता है कि डन करना, वो डन वो करते थे। और मैंने कुछ भी कहा कि ये होना है, तो हमेशा एक सकारात्मक बात रहा कि जी भाई साहब। भाई साहब कहते कि जी भाई साहब, और दोबारा चर्चा नहीं होती थी। मालूम कोई प्रोजेक्ट लिया तो फिर 10 दिन भी चर्चा नहीं हुई, फिर मिलेंगे तो हो गया, बस 2 शब्द होती थी। मैंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा जी, और उन्होंने कहा डन, हो गया। तो काम किए उन्होंने, सब फील्ड में उतर के सब काम किए और साथ में काम किया, कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। तो वो सब हम लोगों ने काम उससे तो कभी किया। विचार नहीं आया, जैसे कि वो राजनीति में आए, तो आपके मन में विचार नहीं आया कि आप भी राजनीति में अग्रसर हों या राजनीति का भाग बने? मुझे समझ में नहीं आता अभी तक कि मैं राजनीति क्यों करूं। मैं आपसे प्रश्न, आप पत्रकार हैं, पूछना चाहता हूं कि मेरे को राजनीति क्यों करना चाहिए। नहीं, सभी की इच्छाएं होती हैं कि हमें पद मिले, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, तो आपके मन में मैंने भी कोई इच्छा प्राप्त करने के लिए और व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए किया ही नहीं। मैं आपसे पहले किया गया कि मेरा एक पंचवाक्य है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। ऐसा कार्य जिसमें हमको मोक्ष मिले और जनता का हित मिले। मुझे तो नहीं लगता है कि ये लाइन राजनीति से होकर जाती है। जी तो राजनीति इसके विपरीत धारा में बहती है, जहाँ सिर्फ अपने हित की बात है। आपने जो अभी कहा कि आपको नहीं लगता कि मुझे चाहिए, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मेरी व्यक्तिगत कोई आकांक्षाएं हैं ही नहीं। तो सर, जैसे कि आपके विश्वविद्यालय पर कई बार आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं कि यहाँ पर पैसे देने पर डिग्री उपलब्ध हो जाती है या फिर मार्कशीटें उपलब्ध हो जाती हैं, उस समय कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? मैं सीधा मान लेता हूँ कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। अगर हाथी उन कुत्तों के पीछे भागने लगेगा तो उस हाथी को पागल कहा जाएगा। आप जब कोई काम करेंगे और विरोध के स्वर उठने लगे, समाज है, विभिन्न विचार के लोग समाज में हैं, बहुत से लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सी सरल और बात रहती है कि किसी पर आरोप लगा देना, किसी को भला बुरा कह देना, किसी की आलोचना कर देना, बिल्कुल सरल तरीका है। और जिनका हृदय नकारात्मकता से भरा रहता, उनको इससे संतुष्टि भी मिलती है। तो जिनको संतुष्टि मिलता है तो मुझे खुशी होती है कि उनको अच्छा तो लगा। जैसे कि सर, जैसे कि आज भी सागर क्षेत्र में एजुकेशन के लिए उतना पर्याप्त फिर भी स्पेस नहीं है जितना कि होना चाहिए। आज भी छात्र कहीं ना कहीं भोपाल, इंदौर आज भी जा रहे हैं या रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? अब सागर में या जहाँ बैठे हैं साहेगढ़ में शिक्षा पाने का कोई अभाव नहीं है, कोई दूर नहीं है किसी को शिक्षा पाने के लिए, कहीं जाने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है।
अब सभी नेट पर और इस पर आपका नेट की जो दुनिया है उस पर वेब की दुनिया है वो सब उपलब्ध है, हर एक चीज़, सब नॉलेज उस पर है जी अब ना लोगों को उतना किसी व्यक्ति से जानने की आवश्यकता है, सब जो चाहे ग्रहण कर सकता है, बस ये है कि उसको चुनना है कि अच्छी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं। दूसरा बात, बेरोजगारी है ही नहीं, जिसको काम नहीं करना उसके लिए बेरोजगारी है, जिसने कुछ सीखी नहीं है उसको बेरोजगारी है, जो मतलब दक्ष नहीं है, कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, समय बर्बाद नहीं किया तो उसको बेरोजगारी है। और मैं मानता हूँ कि जो कुछ नहीं करता जीवन में, जैसे मैंने कहा कि आज मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने भोजन के प्रति उत्तरदायित्व कि भोजन मुफ्त में नहीं आता, सबके लिए भोजन मुफ्त में नहीं आता, कोई भी चीज़ उत्पादन करने के लिए आपका श्रम तो लगना ही है। श्रमशील व्यक्तियों को कहीं बेरोजगारी नहीं है। आपको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में अभी तक मजदूर नहीं मिल रहे काम करने के लिए, खेती लोग बाग छोड़ रहे हैं। जी मेरे को 100 लोगों की आवश्यकता है अभी, मैं पर प्रत्येक दिन सोचता हूं कि मुझको अच्छे व्यक्ति मिल जाए, काम करने वाले नहीं मिलते। ऐसे ही हर एक संस्थान में, हर एक जगह अच्छे लोगों की, सभी लोगों को आवश्यकता है। लोग अब खोज रहे हैं कि अच्छे लोग मिल जाए, अच्छे लोग कहीं नहीं मिल रहे हैं। योग्य लोग, जिसकी जैसी रुचि है, जो जानता है उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि आप फील्ड बदल रहे हैं, मालूम चला कि आप सोचने लगे कि आपको वायुयान उड़ाना है, पायलट बनना है, आपने विचार कर लिया और आप अपनी एप्लीकेशन लेके चले गए, वहाँ पर जहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है जानते नहीं हो, और आप कहने लगे कि साहब हम तो बेरोजगार हो गए। जी अरे आप जो जानते हैं आप उसी फील्ड में काम करें ना, उसी फील्ड में आगे बढ़ें जो आप जानते हैं, तो ही रोजगार मिलेगा। और आपने बहुत बड़े सपने पाल लिए हैं तो आप गरीब हो जाएंगे। ये तो मन की अवस्थाएं हैं, ये बेरोजगारी और गरीबी क्या है, मन की अवस्था। तो सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कई आज की डेट में आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग फील्ड में छात्र पढ़ के निकलते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकलते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके निकलते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता क्योंकि वो स्किल्ड नहीं हो पाते हैं। उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन वो स्किल्ड नहीं हो पाते हैं कि उनको उस विधा के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता है। वो पढ़ के या रट कर वो डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कैसे, ऐसे छात्रों के विषय में क्या सोचते हैं? वो थोड़ी सी उसमें गलती हुई है, मैं मानता हूँ। थोड़ी सी गलती जो नियंत्रण करता सरकार है। जी सरकार है, नियंत्रणकर्ताओं ने उस पर जो योजनाएं बनाने वाले लोग हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, इतने सारे बच्चों का प्रवेश लिया, सिर्फ ये विचार नहीं किया गया कि ये बच्चे जाएंगे तो करेंगे क्या काम, क्योंकि अब वो उसी पर बेस्ड हो गया, वो ही जान गए। जी जैसे समझ लें, जो मैं पिछले प्रश्न पर था कि समझ लो आपने इतने पायलट पैदा कर दिए, जी उतने वायुयान है नहीं, बिल्कुल तो नहीं काम मिलेगा, क्योंकि अब वे दूसरा काम नहीं जानते। जी तो सिर्फ शिक्षा की यही दिशा बदलना है लोगों को। ये अब राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई है उसमें आ गया है कि 6वीं क्लास से ही बच्चों को उस तरफ ले जाएं कि जो अलग अलग दिशाओं में काम करे। ऐसा ना हो कि जो इंजीनियरिंग वाला छात्र है वो पेंटिंग नहीं कर सकता है, मालूम चला कि वो अब कोई संगीत नहीं गा सकता, क्योंकि अब उसने एक लाइन पकड़ ली जी तो वो लाइन ब्लॉक हो गई, जी उसको तुरंत दूसरी लाइन पर जाना चाहिए। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, कई दरवाजे भीतर जाने के हैं, कई दरवाजे बाहर जाने के। आप किसी एक डिग्री को लेके ना बैठ जाएं, और डिग्री वेस्ट एजुकेशन करनी नहीं चाहिए। जो डिग्री वेस्ट एजुकेशन है वो थोड़ा सा गलत है, स्किल्ड बेसिस होना चाहिए कि हम कुछ करके जानते हैं, कुछ कर सकते हैं। जी आप कुछ करके जानते हैं तो कर सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपको अध्यात्म का अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान रखते हैं आप, तो अध्यात्म के साथ आज यूथ या युवा वर्ग नहीं जोड़ता है या काफ़ी सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा जाता है, लेकिन अध्यात्म से कहीं ना कहीं दूर रह रहा है। तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है, कैसे जुड़ना चाहिए उसे? यदि अध्यात्म के विषय में आपका ये मानना है कि लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, माथे पर बहुत सारा चंदन, गले में बहुत सारी रुद्राक्ष की माला है, तो हाँ, वैसे तो सोशल मीडिया से बच्चे दूर हो रहे हैं। भेष से अगर समझ रहे हो, अगर भेष से जान रहे हैं तो दूर है, वो अध्यात्म नहीं है, उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। और अध्यात्म के लिए आपकी मानसिक अवस्था क्या है, अध्यात्म उसमें भी है। आपके कार्य क्या आध्यात्मिक है, वो बात अलग है। मन से हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक है, हर एक मनुष्य के भीतर यदि आत्मा है तो आत्मा का अध्ययन ही तो अध्यात्म है। अगर उसके भीतर आत्मा है तो आध्यात्मिक है ही, बस वो जान नहीं पा रहा।
और करने के लिए काम में एक सीधा सरल जो मैं उत्तर दूंगा, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य अध्यात्म है, और उसकी खुशी सब खुशियों से अच्छी होती है। सर कहीं ना कहीं आज का युवा वर्ग राजनीति या फिर कहें कि लोगों के दिखावे के चक्कर में आज भी तिलक लगाने से डरता है कि हम तिलक ना लगाएं या भगवा वस्त्र धारण ना करें। इन सब संकोच में कहीं ना कहीं अपनी पुरानी रीति रिवाजों से कुछ दूर हुआ है। क्या देखते हैं आप? क्या है, हर एक मनुष्य को स्वतंत्र रहने में आनंद है। इन सब चीज़ों से, बंधनों से नहीं बांधा जाना चाहिए। ना हमको ऐसा विचार रखना चाहिए कि वह ऐसा करे। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने में भी आनंद है। जो मैंने कहा, बच्चे भी अगर उसमें स्वतंत्र हों, वैसा में उनको आनंद आ रहा तो वैसा करना चाहिए। वो मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, मुझको अगर 50 वर्षों का याद है तो इतना आध्यात्मिक वातावरण कभी नहीं रहा जो अभी है। आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, जो जन्मदिन का अवसर हो उनका, लोगों की मैरिज एनिवर्सरी हो, लोग अब मंदिरों में जाते हैं भगवान के पास प्रार्थना करके। अब केक काटने और नाचने गाने नहीं जा रहे। धारा भारत की मुड़ चुकी है, आध्यात्मिकता तरफ जा रही है। सेवा करना चाहते लोग बात सेवा करेंगे। मनुष्यों की सेवा है, प्रकृति की सेवा है, पशु पक्षियों की सेवा है। हर एक व्यक्ति की हर एक जगह सेवा हो सकती है, और हर एक व्यक्ति को आधा 1 घंटा सेवा करना चाहिए, और स्वाध्याय चिंतन मनन करना चाहिए जी। तो अच्छे विचार आएंगे, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, अच्छे विचार आएंगे तो प्रसन्नता होगी। यही आध्यात्मिकता है। अभी आप देखेंगे कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल, और बागेश्वर धाम वाले महाराज को फॉलो कर रहे हैं। भीड़ है कि वहाँ समाई नहीं बनती है जी। चले जाते हैं, पैदल चले जाते बच्चे, आनंदत में नाव अपने जयकारा लगाते जाते। कोई मैहर पैदल यात्रा के जा रहा है, कोई नर्मदा परिक्रमा को जा रहा है, कोई कहता नहीं डंडा मार के, वो स्वेच्छा से जा रहा है जी। स्वेच्छा से मुड़ा है। सिर्फ समय का परिवर्तन होता है, भेष बदलते रहते हैं। ना लगाए टीका, उसका मन में तो टीके का भाव है। तो सर जैसे कि आपने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी की चर्चा की, तो उन्होंने जैसे हिंदू राष्ट्र की बात कही, तो क्या आपके अनुसार भी क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? नो कमेंट्स, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये मेरा विषय नहीं है। और सर अब आखिरी अंतिम कि आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक नज़दीकियों की बात आती है आपके और आपके परिवार की पंडित गोपाल भार्गव जी के साथ, उस रिलेशन के बारे में जानना चाहेंगे। अनिल तिवारी जी काफ़ी नज़दीक हैं गोपाल भार्गव जी के, तो उस रिलेशन के बारे में कि ये नज़दीकियाँ कैसे हुई? जो ख्याति पाते हैं व्यक्ति, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तित्व होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट व्यक्तित्व। कोई भी हो, जिनके भी आप नाम लेंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं रहते, विशेषताएं हैं। और गोपाल भार्गव जी के पास मैं जाता हूं तो बड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। कभी उनको मैं दुखी नहीं देखता हूं, कभी वो निराशाजनक बातें नहीं करते हैं, कभी वो ऐसी बातें नहीं करते। तो वो तो हमेशा हंसते रहते हैं, उत्साहवर्धक बात करते हैं। जितने समय भी उनके पास बैठते तो हम भी हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। परंतु अच्छा लगता है उनके पास बैठने। और जो भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम लिया, उनके पास बैठते तो अच्छा लगता है जी। तो जितने संत महात्मा हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, उनके साथ जाने से अच्छा है। वो सहज सुलभ रहते हैं, दरबार खुला रहता है, तो कोई रोक टोक नहीं है, तो जल्दी पहुंच जाते। और किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी कहेंगे तो वहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ, सबके पास जाना चाहता हूँ, सबसे अच्छे संबंध बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो विशेष व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत कमाया है, लोगों का भला किया है, तो उनके साथ पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं रहती। हमेशा आप 2 चीज़ें सीख लें, सुनना और सीखना, तो आगे बढ़ जाएंगे। तो सर जैसे कभी आपके भाई अनिल तिवारी जी को चुनाव में टिकट मिलती है और वो चुनाव लड़ते हैं, तो क्या कभी आप प्रचार करते हुए भी देखे जाएंगे? मिलेगी तो अवश्य देखे जाएंगे, भाई है, काम क्यों नहीं करेंगे जी। अगर वो कहीं उनको कुछ मिलता है, कुछ जाएंगे तो लोगों से आग्रह करेंगे, बताएंगे, और अनिल से भी कहेंगे भाई ये लोग आप पर विश्वास करेंगे तो उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। तो सर हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे अजय तिवारी जी, उन्होंने
अपने कुछ बिंदुओं पर बात की, लेकिन इनसे चर्चा तो बहुत बृहद हो सकती है और वो भविष्य में हम करेंगे भी। तो अजय तिवारी जी के विषय में हमने जानकारी ली कि कैसे एक छोटे से गांव नेगुआ से सफ़र शुरू हुआ, केरबना होते हुए सायगढ़ से आज वो कुलाधिपति हैं और आज भी वो कितने डाउन टू अर्थ हैं।